नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनौपचारिक क्षेत्र वर्ष 2020-21 में तीव्रता से संकुचित हुआ है। सहकारिता मंत्रालय ने डेयरी सहकार योजना आरंभ की। केंद्र अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं पर आम सहमति के लिए नए सिरे से प्रयास करेगा। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में मोटे अनाज के उपयोग का सुझाव दिया। ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वित्त मंत्रालय ने जवाबदेही के लिए एक समान बैंक कर्मी मानदंड जारी किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग से संबंधित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनौपचारिक क्षेत्र वर्ष 2020-21 में तीव्रता से संकुचित हुआ है। भारत के अनौपचारिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 3 वर्ष पहले के 52% की तुलना में औपचारिक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 15 से 20% तक संकुचित हो गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेरोल डेटा पर आधारित अनुमान ये दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2018 से लगभग 36.6 लाख नौकरियों को औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण के कई कारण हैं। वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में संकुचन अधिकांश तौर पर अनौपचारिक प्रकृति का है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट अनौपचारिक क्षेत्र का एक मापन प्रदान करती है। विमुद्रीकरण की वजह से गिग अर्थव्यवस्था का उदय, गिग इकोनॉमी के तहत श्रम का आदान प्रदान होता है, व्यक्तिगत तौर पर या कंपनीज के बीच में, और ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए होता है। इसके अलावा जीएसटी की शुरुआत और डिजिटल भुगतान में वृद्धि की वजह से औपचारीकरण बढ़ा है। कृषि में किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग की वजह से 4.6 लाख करोड़ रुपए का औपचारीकरण हुआ है। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल, जो कि असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, इसकी वजह से औपचारीकरण की दर केवल 2 महीने में लगभग 15% हुई है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3% है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसे उद्यम शामिल हैं जिनमें कार्यरत व्यक्ति स्वयं ही उसका स्वामी होता है या श्रमिक स्वयं ही उसका स्वामी होता है। इसके अलावा कई बार ऐसे उद्यम भी शामिल होते हैं जिनमें असंगठित उद्यमों द्वारा श्रमिकों को दैनिक या मासिक मजदूरी पर काम दिया जाता है। वर्ष 2014 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के मुताबिक कुल कार्यबल के लगभग 93% कर्मचारी अनौपचारिक क्षेत्र में जुड़े हैं। और अधिक तथ्यवार जानकारी के लिए आप इस टेबल को देख सकते हैं, जिसमें कि कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का जीवीए में सबसे ज्यादा योगदान है। सहकारिता मंत्रालय ने डेयरी सहकार योजना आरंभ की। इसका उद्देश्य सहयोग से समृद्धि तक के विचार को साकार करना है, साथ ही किसानों की आय को दोगुना करना तथा आत्मनिर्भर भारत के समग्र उद्देश्यों के तहत भारत में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के मौजूदा प्रयासों को समर्थन प्रदान करना है। वर्ष 2019-20 में 198.4 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन के साथ डेयरी क्षेत्र भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% का योगदान करता है। आइए अब आपको बताते हैं डेयरी सहकार योजना के बारे में। डेयरी सहकार योजना को 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC कार्यान्वित करेगा। NCDC द्वारा गो जातीय विकास, दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्य संवर्धन आदि गतिविधियों के लिए पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विकास एजेंसियों या द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR की कई योजनाओं के साथ इस योजना का अभिसरण भी किया जाएगा। डेयरी क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलें हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष और डेयरी अवसंरचना विकास कोष, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन, और इसके अलावा विद्यमान तंत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि डेयरी क्षेत्र की कई समस्याएं भी हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये अत्यधिक असंगठित क्षेत्र है। लगभग 60% अधिशेष दूध असंगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा निम्न उत्पादकता भी एक समस्या है, क्योंकि भारत में गायों से औसत दूध उत्पादन अमेरिकी गायों की तुलना में बेहद कम है। अमेरिका की वार्षिक प्रति गाय 10,000 किलोग्राम की तुलना में भारत में प्रति गाय 1,248 किलोग्राम दूध प्रति वर्ष है।
इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं प्रौद्योगिकी का अभाव, उच्च स्तर का खर्च और दूध की अपर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा। अगली खबर न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं पर आम सहमति के लिए नए सिरे से प्रयास करेगा। आपको बता दें कि सरकार और न्यायपालिका ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए चर्चा की है। AIJS का सृजन करने का विचार पहली बार वर्ष 1958 में 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का उद्देश्य जिला न्यायाधीशों का एक केंद्रीकृत संवर्ग गठित करना है। इन्हें अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय रूप से भर्ती किया जाएगा और अखिल भारतीय सेवाओं की तर्ज पर उन्हें प्रत्येक राज्य में नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में जिला न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्तियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कई प्रकार से सहायक होगा, जैसे कि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में लगभग 5000 रिक्तियों को भरने में, न्यायपालिका के निचले स्तरों पर न्याय की गुणवत्ता को समृद्ध करने में। इससे उनके निर्णयों से उत्पन्न होने वाली अपीलों में कमी आएगी और भर्ती की पारदर्शी और कुशल पद्धति के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना। हालांकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से जुड़े कई मुद्दे भी हैं, जैसे कि ये स्थानीय कानूनों और प्रथाओं और रीति रिवाजों को ध्यान में नहीं रख सकता है, जिनमें राज्यवार व्यापक भिन्नताएं विद्यमान हैं। इसके अलावा एक राष्ट्रीय परीक्षा कमजोर पृष्ठभूमि के लोगों को न्यायिक सेवाओं में प्रवेश करने में सक्षम होने से बाधित कर सकती है। साथ ही भाषा भी एक समस्या है, क्योंकि जिला एवं सत्र न्यायालयों में कार्रवाई की प्रक्रिया और निर्णय स्थानीय भाषा में लिखे जाते हैं। अगली खबर कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में मोटे अनाज के उपयोग का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से मध्याह्न भोजन योजना में मोटे अनाज का उपयोग शुरू करने की संभावना पर विचार करने का आह्वान किया है। इसे अब PM पोषण यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के रूप में जाना जाता है। PM पोषण के तहत केंद्र खाद्यान्न और उनके परिवहन का खर्च वहन करता है, जबकि भोजन सूची अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, लेकिन बच्चों को व्यापक पैमाने पर चावल और गेहूं आधारित व्यंजन परोसे जाते हैं। इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों और उच्च रक्ताल्पता वाले जिलों में पूरक पोषण का भी प्रावधान किया गया है। ज्वार, बाजरा और रागी सहित मोटे या पोषक अनाज खनिजों एवं B कॉम्प्लेक्स विटामिन के साथ साथ प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट में भी समृद्ध होते हैं। ये पोषक तत्व उन्हें बच्चों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। भारत में 1960 के दशक से मोटे अनाज के उत्पादन क्षेत्र में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि उच्च उपज देने वाली किस्मों और बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की वजह से इन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। गिरावट के मुख्य कारणों में कम पारिश्रमिक, इनपुट सब्सिडी और मूल्य प्रोत्साहन की कमी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज की सब्सिडी आधारित आपूर्ति और उपभोक्ता वरीयताओं में बदलाव शामिल है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य उद्योग, भवन, परिवहन आदि जैसे अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा की मांग में वृद्धि करना है। इसमें प्रमुख प्रस्तावित संशोधन है औद्योगिक इकाइयों या किसी प्रतिष्ठान द्वारा समग्र खपत में अक्षय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना। भारत की कुल विद्युत मांग का 41.16% औद्योगिक क्षेत्र से आता है। इसके अलावा कार्बन बचत प्रमाण पत्रों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए कार्बन क्रेडिट जारी किए जाएंगे। इस संशोधन के संभावित प्रभाव ये हो सकते हैं कि ये भारत में कार्बन बाजार के विकास की राह को सुगम बनाएगी। इससे अक्षय ऊर्जा की न्यूनतम खपत या तो प्रत्यक्ष खपत या ग्रिड के माध्यम से अप्रत्यक्ष उपयोग के रूप में निर्धारित होगी। जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत और वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की बात करें तो ये अधिनियम ऊर्जा की तीव्रता को कम करने और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ पारित किया गया था। अधिनियम कई विनियामक अधिदेश प्रदान करता है, जैसे कि उपकरणों और यंत्रों के मानक एवं लेबलिंग, वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड। आपको बता दें कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE एक वैधानिक निकाय है। ये अधिनियम के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए स्थापित किया गया है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। वित्त मंत्रालय ने जवाबदेही के लिए एक समान बैंक कर्मी मानदंड जारी किए।
ये मानदंड राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को 50 करोड़ रुपए तक के गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए खातों के लिए एक समान कर्मचारी जवाबदेही ढांचे को अपनाने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जारी किए गए हैं। वर्तमान में कई बैंक कर्मचारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। ये मानदंड आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एनपीए में रूपांतरित होने वाले खातों के लिए 1 अप्रैल 2022 से लागू किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य क्रेडिट स्वीकृतियों पर निर्णय लेने से बैंकरों की सहायता करना है। साथ ही ये मानदंड इस आशंका को दूर करने में मदद करेंगे कि यदि बैंकरों का वास्तविक वाणिज्यिक निर्णय गलत हो जाता है तो उन्हें फंसाया जा सकता है। ये मानदंड बैंकर को ऋण संबंधी त्वरित निर्णय लेने और अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने में भी मदद करेंगे। इन मानदंडों के तहत कई प्रमुख दिशा निर्देश हैं। कर्मचारी जवाबदेही पहलू की जांच करने की आवश्यकता के लिए बैंक अपने व्यवसाय के आकार के आधार पर एक प्रारंभिक सीमा राशि तय कर सकते हैं। इससे पहले एनपीएज में रूपांतरित होने वाले सभी खातों के संबंध में कर्मचारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाता था। खाते के एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के 6 महीने के भीतर बैंक को कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भर में जलवायु कार्रवाई में निष्पक्षता, उत्सर्जन में असमानताओं और ऊर्जा तथा संसाधन खपत का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है। इसे भारत के स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूएनएफसीसीसी के तहत परिशिष्ट 1 के पक्षकारों के प्रदर्शन की निगरानी करना है। ये निगरानी निष्पक्षता तथा साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं यानी CBDR-RC के सिद्धांतों के आधार पर की जाएगी। तुलना के लिए गैर परिशिष्ट 1 पक्षकारों यानी विकासशील देशों के प्रदर्शन और नीतियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सिंधु नदी डॉल्फिन। सिंधु नदी डॉल्फिन विश्व के सर्वाधिक संकटग्रस्त सटेशियंस में से एक है। ये मीठे जल की डॉल्फिन है और ब्यास नदी में पाई जाती है। सर्दियों में इसकी गणना आरंभ होने वाली है। सिंधु नदी डॉल्फिन को वर्ष 2019 में पंजाब का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में विश्व में मीठे जल की डॉल्फिन की 7 प्रजातियां हैं, जिनमें अमेजन नदी डॉल्फिन, बोलिवियन नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, यांगत्सी फिनलेस पोर्पोइज और अमेजन और ओरिनोको नदी घाटियों से तुक्कुसी शामिल है। महिलाओं के लिए अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियमित सत्रों के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करना है। इनमें महिलाओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध न्याय वितरण प्रणाली के कई तंत्रों से अवगत कराया जा सकेगा। इसमें विभिन्न कानूनों के तहत महिलाओं और लड़कियों को प्रदान किए गए उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा। ये उन्हें शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध कई माध्यमों जैसे कि पुलिस, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संपर्क करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाएगा। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आरंभ किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने की पहल। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय ने आगामी 2 वर्षों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 2.5 करोड़ महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, पशुधन, गैर काष्ठ वनोपज आदि से लेकर घरेलू स्तर पर आजीविका गतिविधि में विविधता लाने के लिए सुनियोजित हस्तक्षेपों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। Y12704 विशाखापत्तनम। ये अत्याधुनिक स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसों की प्रोजेक्ट 15B परियोजना का प्रमुख युद्धपोत है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। परियोजना 15B के 4 युद्धपोतों के अनुबंध पर 28 जनवरी 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे। इन युद्धपोतों के नाम 4 प्रमुख शहरों विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम पर रखे गए हैं। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। वेटिकन सिटी।
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख और वेटिकन सिटी के संप्रभु पोप फ्रांसिस से मिलने के लिए वेटिकन सिटी का दौरा किया। वेटिकन सिटी इटली में रोम शहर के भीतर स्थित एक स्थल रुद्ध संप्रभु शहर राज्य है। ये विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी एक पूर्ण धर्मतांत्रिक निर्वाचित राजतंत्र के रूप में शासित राज्य है। इसके राष्ट्र प्रमुख पोप हैं। वेटिकन सिटी टाइबर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला है होर्मुज जलडमरू मध्य। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना ने कहा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य सहित मध्य पूर्व में प्रमुख व्यस्त समुद्री चेक पॉइंट्स पर एक B-1B लांसर बम वर्षक विमान को भेजा है। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। ये ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। ये इराक, कुवैत, बहरीन और कतर के लिए एकमात्र समुद्री मार्ग है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब द्वारा तेल पारगमन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने इस जलडमरू मध्य के बाईपास के रूप में तेल पाइपलाइनों का विकास किया है। स्वेज नहर और बाब अल मंडेब मध्य पूर्व के अन्य 2 प्रमुख चोक पॉइंट हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।